हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा फैमिली। मैं हूं कविता राजपूत और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी साइंस। तो आज हम साइंस में जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिक्स। और फिजिक्स का जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा भौतिक राशियां और मापन, यानी कि आपकी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिख रहे हैं। ये देखिए, रेनबो का है, बारिश, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ये बिजली का कड़कना। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं फिजिक्स शब्द के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेती हूँ आपसे। फिजिक्स है क्या? तो देखिए, ये जो फिजिक्स है आपका, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, वो है फ्यूसिस। फ्यूसिस, इसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि नेचर। अब नेचर में देखिए, जितनी भी आपकी जो घटनाएं होती हैं, जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं आपके, जैसे कि आपका बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, आपका सूरज निकलता है, सूरज छिपता है, दिन और रात होते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटनाएं तो हैं जो आपकी प्रकृति में दिन रात घटित हो रही हैं। तो जब हम इन प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? फिजिक्स बन जाता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है बारिश का। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं घर में, या हम भी जब छोटे थे, तो मजाक मजाक में ऐसे बच्चे पूछते हैं कि ये बारिश क्यों होती है? तो जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो बहलाने के लिए बच्चों को अक्सर बोल देते हैं कि भगवान जी रो रहे हैं इसीलिए बारिश हो रही है। आप जरा सोचिए, क्या इसके पीछे यही रीजन है? क्या सच में भगवान रोते हैं तब बारिश होती है? तो जी नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। बारिश कब होती है? बारिश तब होती है जब आपकी नम गर्म हवा ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आती है तो बूंदों के रूप में बरस जाती है। तो वो क्या कहलाती है? बारिश कहलाती है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था बारिश को लेकर कि भगवान जी रो रहे हैं इसीलिए बारिश हो रही है, अब वो हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ चेंज हो गया कि जो हमारी नम और गर्म हवा है वो ज्यादा दबाव वाले वायुमंडल के संपर्क में आती है तो बूंदों के रूप में बरस रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? इस चीज का वैज्ञानिक अंदर अध्ययन हो गया, तो हमें बारिश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखिए, जैसे ये बिजली कड़क रही है, आप इस इमेज में देखेंगे बिजली कड़कना। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में या जो आपके डेली सोप सीरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जब कई बार विलन होता है ना, बहुत ज्यादा अत्याचार करने लग जाता है आपके हीरो के ऊपर या हीरोइन के ऊपर, तो क्या होता है, जो आपको क्लोजअप दिखाया जाता है टीवी स्क्रीन में, वो दिखाया जाता है कि भगवान नाराज हो चुके हैं, और उसके बाद सीधे स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि अब बिजली कड़क रही है। तो क्या बिजली कड़कने का रीजन ये है कि आपके विलन ने आपके हीरो की ज्यादा पिटाई कर दी है? जी नहीं। बिजली कड़कने के पीछे जो रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है, वो ये है कि बिजली कड़कने के कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले बात की थी हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो आपके साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन महोदय ने ये बताया था कि जो हमारा बादल होता है वो छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जब ये बादल में छोटी छोटी बूंदें हवा के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है? उनमें घर्षण पैदा होता है। तो कुछ बादलों पर तो धनावेश धनावेश होता है और कुछ बादलों पर ऋणावेश होता है। तो जब ये धन आवेश वाले बादल ऋण आवेश वाले बादलों से टकराते हैं, है ना, तो इनके टकराने से एक लाखों वोल्ट में बिजली पैदा होती है। ठीक है, वो बिजली इतनी ज्यादा होती है कि वो धरती तक आ जाती है। तो वो हमें क्या दिखाई देती है? बिजली कड़कना। तो बिजली कड़कने के पीछे बादलों का बादलों में जो बादलों में जो कण हैं, बूंद हैं, उनका जब आप हवा के साथ घर्षण होता है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, ना कि ये है कि आपके हीरो ने आपके विलन की ज्यादा पिटाई कर दी है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे बिजली तड़कती है तो वो हमें दिखती पहले है, सुनाई बाद में देती है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए, और अगर हम इसमें आगे बात करें, जो अब आपको नेक्स्ट इमेज दिख रही है, ये देखिए, ये सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, है ना, देखो इसको याद करने की कोशिश करो इसके नाम से ही। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। और ये है आपका चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण कब होता है?
जब आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। अब ये इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष कब बनता है? देखिए, बारिश के बाद जो बारिश की बूंदें होती हैं, जब उनमें से प्रकाश यानी कि सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो वो जो बूंदें हैं ना, एक पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं। तो उन बूंदों से होकर जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो 7 रंगों में बिखर जाता है, जिसे आप इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके नेचर में जितनी भी आपके फिनोमेना हो रहे हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन आपका फिजिक्स है, ना कि बारिश के पीछे भगवान जी का रोना कोई कॉन्सेप्ट है, और ना ही आपके बिजली कड़कने के पीछे विलन की पिटाई। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये बताएंगे कि राशि क्या होता है? राशि, अभी हम भौतिक राशि के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ राशि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, राशियां वे होते हैं जिन्हें आप आंकिक मान में व्यक्त कर सकते हो, यानी कि जिनको आप न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हो, वो आपके होते हैं राशियां। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तापमान, यानी कि आपका टेम्परेचर, इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो ना। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो मैंने इसको आंकिक मान में व्यक्त कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपकी पिटाई लगी घर पर, मम्मी ने आपको पीट दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कितनी पिटाई लगी है, तो क्या आप ये बताओगे कि आज मम्मी ने मुझे 5 किलो पिटाई की है, या मम्मी ने आज मुझे 10 किलो मारा है? ऐसा नहीं होता है ना। तो जिन राशियों को या जिसको आप किस में व्यक्त कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में व्यक्त कर सकते हो, आंकिक मान में व्यक्त कर सकते हो, वो बन जाते हैं आपके राशि। अच्छा, बात करते हैं भौतिक राशि क्या होती है। राशि के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि वो राशियां होती हैं जो आपके फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां जो आपके फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं। अब ये भौतिक राशियां जो हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक है आपकी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, और एक है अदिश राशि यानी कि आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, अगर हम शब्द से याद करें तो देखिए, ये है सदिश, दिख रहा है आपको, सदिश। सदिश यानी कि सदिश, सदिश यानी कि दिशा के साथ। तो इसमें आपको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं अदिश, अदिश, देखिए सदिश था दिशा के साथ, अदिश होगा दिशा के बिना, यानी अदिश दिशा के बिना। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ जरूरत होती है परिमाण की। ठीक है, तो सदिश राशियां और अदिश राशियां, इनके आगे डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, तो देखिए सदिश राशियां यानी कि आपकी जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की। सदिश यानी दिशा के साथ, देखिए परिमाण तो दोनों में चाहिए, सदिश में दिशा भी चाहिए और अदिश में दिशा नहीं चाहिए। तो अदिश राशियां होंगी जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत है, केवल परिमाण की, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए, इनके एग्जाम्पल्स रह गए थे। सदिश राशियां जैसे कि आपका वेग है, विस्थापन है, बल है। देखिए, बल की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और एक है व्यक्ति है जो इसे यहां से इस तरफ पुश कर रहा है ना, वो इसे इस तरफ पुश कर रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगाता है तो किसी ना किसी दिशा में लगाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो उस पर कोई बल काम ही नहीं करेगा। अगर इसको इस बॉक्स को इधर खिसका के ले जाना है या फिर इस तरफ से इसको इस तरफ लेकर आना है तो वो इस तरफ बल लगाएगा। तो यानी कि बल को दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अब आपका वेग है, वेग क्या है, जैसे कि आपने बोला कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर या फिर पश्चिम की ओर,
ये सब क्या है, इनमें परिमाण भी चाहिए और आपको दिशा की भी आवश्यकता होती है। देखिए, अब ये अदिश राशियां हैं, इनमें क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दूरी की, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको 50 किलोमीटर जाना है ना, यहाँ पर लिखा है 50 किलोमीटर, तो क्या इसकी कोई दिशा दे रखी है कि 50 किलोमीटर आपको पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है या दक्षिण में जाना है? दिशा मेंशन नहीं है ना, तो ये 50 किलोमीटर। अब जैसे आप कोई भी कार्य करते हो, है ना, अपना कोई कार्य करते हो, तो उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता होती है। आपका द्रव्यमान है, इसी तरीके से ये क्या होती है, आपकी अदिश राशियां होती हैं। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, आपकी मूल राशियां, फंडामेंटल। देखिए, वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इन्हें किसी भी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती। जैसे कि है आपका समय, द्रव्यमान और आपकी दूरी, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। और जो आपकी व्युत्पन्न राशियां यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ये वे भौतिक राशियां होती हैं जो एक या एक से अधिक किस पर, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे कि आपकी चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय। तो ये जो चाल है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, ये दूरी और समय इन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है या नहीं करती है? करती है। तो आपकी जो ये व्युत्पन्न राशियां होती हैं, वे भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है। सपोज दैट आपके पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है और एक डी है। अब देखिए, सदिश राशि हमने बोला था दिशा के साथ, सदिश यानी दिशा के साथ, क्योंकि देखिए परिमाण तो दोनों में है, परिमाण तो दोनों में है, तो सदिश यानी दिशा के साथ होगा। तो आप बताइए दूरी, क्या दूरी को दिशा की आवश्यकता होती है? अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है ना, तो दूरी आपकी सदिश राशि नहीं होगी। अगर चाल की बात करें, चाल यानी कि कितने, मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। वेग, वेग में आपकी दिशा की आवश्यकता होती है। अभी द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान क्या होता है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, आपने किसी बर्तन में डाला, तो उसको दिशा की थोड़ी ना आवश्यकता है, वो तो जिस बर्तन में आप जैसी भी शेप में रखोगे उसका आकार ले लेगा। तो इसको भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता होती है वेग को। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अदिश राशि, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? एक ऑप्शन है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या ये सभी। तो अदिश राशि, अदिश यानी कि दिशा के बिना, दिशा के बिना। तो दिशा की आवश्यकता किसको नहीं होती? एनर्जी को, एनर्जी को कोई दिशा की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अदिश राशि। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, मापन। मापन क्या होता है? देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बात करती हूँ तापमान की, यानी कि टेम्परेचर, मान लीजिए ये 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए यहाँ पर जो 50 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका आंकिक मान। और ये डिग्री सेल्सियस क्या है? इसका मात्रक यानी कि यूनिट। तो जो आपका मापन होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका आंकिक मान और आपका मात्रक। देखिए, अब है आपका मात्रक, ये देखिए आ गया कि भौतिक राशियों को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहते हैं। अब मात्रक में भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक, है ना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं एसआई पद्धति की, है ना। इसमें एसआई पद्धति से मैं आपको उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, जो आपकी ये पद्धति है यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका MKS, एक है CGS और एक है FPS। अब ये क्या है? देखिए,
एम फॉर है देखिए एम फॉर है आपका मीटर, ठीक है। के फॉर है आपका किलोग्राम और एस फॉर है सेकंड। इसी तरीके से सीजीएस में ये है सेंटीमीटर, ये है ग्राम और है सेकंड। अगर हम एफपीएस में जाएंगे तो ये है फुट, ये पाउंड और एस फॉर सेकंड, ठीक है। अब ये जो मात्रक हैं ये किसके हैं, देखिए मीटर है लेंथ का यानी कि लंबाई का, किलोग्राम है आपके मास का यानी कि द्रव्यमान का, और सेकंड है आपके टाइम का। जब हम इन मात्रकों को पढ़ते हैं तो इनमें एक टर्म आता है विमीय सूत्र, है ना। तो वो क्या होता है, देखिए ये इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है, एल पर, एम पर और टी पर। तो ये जो हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं ये एमकेएस पद्धति का ही एसआई यूनिट जो है ये संशोधित रूप है। संशोधित रूप है किसका, एमकेएस पद्धति का। देखिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए एसआई पद्धति में देखिए एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है, इसमें 7 मूल मात्रक हैं। कितने हैं, 7। अगर टोटल की बात होगी तो टोटल है आपके 9, जिसमें से 7 आपके मूल मात्रक हैं और 2 आपके कौन से हैं, संपूरक मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक और संपूरक मात्रक, देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक राशि और एसआई मात्रक, ये देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ताप का मात्रक है केल्विन, और आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है आपका मोल। अगर देखिए जैसे सपोज दैट आप कंफ्यूज हो जाते हैं ज्योति तीव्रता को लेकर, तो देखिए ज्योति तीव्रता यानी लाइट की बात हो रही है कहीं ना कहीं ज्योति, और इसका मात्रक है कैंडेला, तो आप कैंडल से याद कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कुछ कैंडल जैसा। तो ये किससे रिलेट हो जाएगा, कैंडेला से। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। देखिए अब ये है आपके संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमने बताया एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग कितने मूल मात्रक हैं, टोटल है 9, जिसमें से 7 आपके मूल मात्रक हो गए थे, 2 आपके हो गए संपूरक मात्रक। अच्छा ये संपूरक मात्रक में सबसे पहला जो है समतल कोण, यानी कि आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसका एसआई मात्रक क्या है आपका रेडियन। किससे डिनोट करते हैं, रेडियन, यानी कि रेडियन। और दूसरा है आपका ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसका एसआई मात्रक क्या है आपका स्टेरेडियन। अच्छा ये जो आपका समतल कोण है यानी कि प्लेन एंगल है, ये यूज होता है आपका 2D के लिए यानी कि 2 डायमेंशनल, और ये जो आपका ठोस एंगल है यानी कि स्टेरेडियन जिसका एसआई मात्रक है ये यूज होता है 3D के लिए। तो आई होप सो कि जितना मैंने आपको आज कंटेंट दिया है आपको समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।